बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन ने मरते हुए अपनी लाडली बेटी हिना का निकाह अपने मुलाजिम साजिद से कर दिया था। साजिद हिना का बहुत ख्याल रखता और उसका हर हुक्म मानता, पर हिना उसे मुलाजिम की तरह ट्रीट करती। आज भी वो साजिद को ड्राइवर बनाकर पार्टी में ले गई और वहां किसी गैर मर्द के साथ नाचने लगी तो साजिद से बर्दाश्त न हुआ। वो जबरदस्ती उसे गुस्से से घर ले गया और हिना को जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले हिना उस पर चीखती, साजिद उस पर हावी हो गया और फिर, हिना, तुम्हारी अम्मी आई हैं। नानी ने जो ही उसके कमरे में आकर उसे बताया तो वो खुशी से उछलकर बेड से नीचे उतरी और भागते हुए दरवाजे की तरफ जाने ही लगी थी कि नानी ने उसे रोक लिया। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? तो वो हैरत से पीछे मुड़कर उनको देखने लगी। आपने अभी खुद ही तो कहा है कि अम्मी आई हैं। तो उन्होंने उसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिना दुपट्टे के जा रही हो? अगले क्या सोचेंगे? नानी खैर तो है, माँ मेरे लिए कब से गैर हो गई जो मैं दुपट्टा करके उनके सामने जाऊं? तो नानी ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हारी माँ अब अकेली तो नहीं है ना हिना, उसके साथ अब उसका शौहर भी आया है। तो नानी के मुंह से ये सुनकर उसका मूड खराब हो गया। उसकी माँ ने अभी कुछ दिन पहले ही दूसरी शादी की थी और वो उसे नानी के हवाले करके अपने दूसरे शौहर के घर में शिफ्ट हो गई थी। हिना ने जब पहली बार अपने सौतेले बाप को देखा तो जाने क्यों उसे वो बिल्कुल भी अच्छे ना लगे। हिना ने अजीब सर्जल सा मुंह बनाया था जब उसकी अम्मी के साथ उसे वो खड़े नजर आए। तो पहला तासुर हिना के ऊपर उनका कुछ खुशगवार न बैठा। दूसरा, उसकी अम्मी की दूसरी शादी के वक्त उसे नानी के पास छोड़ने की जब बात चली तो उसे दिन उसे अपने सौतेले बाप से चिढ़ हो गई कि काश ये इसकी अम्मी की जिंदगी में ना आए होते तो आज वो दोनों माँ बेटी एक साथ एक छत तले अपनी जिंदगी गुजार रही होती। हिना को जब पता चला कि उसकी अम्मा दूसरी शादी कर रही है तो उसके लिए ये शदीद जज्बाती धचका था। वो किसी सूरत अपनी माँ की दूसरी शादी को कबूल नहीं कर पा रही थी, लेकिन नानी के बार बार समझाने और उसकी माँ की मजबूरियां गिनवाने के बाद उसने इस सारी सूरत हाल के लिए बड़ी मुश्किल से अपने आप को जहनी तौर पर तैयार किया था। ये जिंदगी में पहला मौका था कि वो अपनी माँ से जुदा हो रही थी। उसकी जिंदगी में तो पहले ही कोई बहुत ज्यादा रिश्ते नहीं थे, ले दे के माँ बाप का रिश्ता था जिन्होंने कुछ अर्सा पहले ही अपनी अलग अलग दुनिया बसा ली थी और तलाक लेकर अलग हो गए। अपने वालिद के साथ उसकी वैसे भी कोई खास दिल लगी नहीं थी क्योंकि वो अपने बिजनेस टूर्स की वजह से सारा वक्त बिजी ही रहते थे। ऐसे में उसके पास एक ही रिश्ता बचा था और वो थी उसकी माँ, जिसके साथ उसका बचपन से ही जज्बाती ताल्लुक बहुत गहरा था। लेकिन इस जज्बाती ताल्लुक में भी दरार उस वक्त पड़ गई जब उसे ये पता चला कि उसकी माँ भी अब पराई हो रही है। तो वो उस दिन नानी की गोद में सर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। काश नानी, मेरी कोई बहन होती तो मैं आज यूं अकेली न होती। तो नानी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, मैं हूं ना, तो मुझसे अपने दिल की हर बात कर लिया करो। नानी उसके रोने पर बहुत तंग होती थी, इसीलिए जब माँ की बेपनाह याद दिल को तड़पाती तो वह अपना मुंह छुपाकर अपने सारे आंसू बहा देती। शादी के बाद यह उसकी अम्मी का दूसरा फेरा था। पहली बार उसका सौतेला बाप साथ आया था और कुछ देर बाद ही उन्होंने अम्मी से चलने को कहा। हालांकि अम्मी रात रहने के लिए आई थी, लेकिन शौहर के मिजाज को देखकर वो चली गई और फिर उसके बाद 2 माह गुजर गए। ना अम्मी आई और ना ही उन्होंने हिना को अपनी तरफ बुलवाया। अब जब वो दोबारा उससे मिलने के लिए आई तो फिर से उसका सौतेला बाप साथ था, जिसका सुनकर ही उसे शदीद कोफ्त होने लगी। इसीलिए जब नानी ने उसे अम्मी के आने की इत्तला के साथ उसके सौतेले बाप के बारे में भी बताया तो वो मुंह बनाकर बोली, वो क्यों साथ आए हैं? अम्मी को चाहिए था कि वो अकेली आती। भाई अब वो शादीशुदा है, अपने खावंद के बगैर तो नहीं आ सकती ना। तुम भी अजीब बातें करती हो, लेकिन मुझसे मिलने के लिए उन्हें अपने खावंद को साथ लाने की क्या जरूरत है? आखिर वो अपनी बेटी से ही तो मिलने आई है, इसमें कैसी पाबंदी? तो नानी ने उसे घूर कर देखा, तुम बहुत बहस करती हो। सादा सी बात है, सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़कर नीचे सलाम करने के लिए चली जाओ, लेकिन तुम तो ऊट पटांग बातें करने लग गई हो। देखो, इन फजूल बातों की वजह से तुमने कितना वक्त जाया कर दिया। अब तुम्हारी इन बातों का मेरे पास क्या जवाब है? बच्चे, जाओ नीचे, वैसे भी तुम्हारी अम्मी को जल्दी है जाने की। तो उसने फौरन अलमारी से दुपट्टा निकाला, सर पर ओढ़ा और तेजी से दौड़ते भागते नीचे की तरफ जाने लगी। उसकी अम्मी किसी नई नवीली दुल्हन की तरह शानदार लग रही थी। वो तो उनका मेकअप, ज्वेलरी और शानदार कपड़े देखकर हैरान ही रह गई और एक फासले पर जाकर झिझक से रुक गई। जाने क्यों उसे अपनी माँ एक बिल्कुल ही अजनबी औरत की तरह लगी, वरना तो उसे अपनी माँ के सीने से लग जाने की आदत थी। हिना को यूं रुकता देखकर वो अपनी जगह से उठी और उसके करीब जाकर उसे अपने गले से लगा लिया।
तो हिना को लगा कि जैसे वो किसी जन्नत के ठंडे मीठे चश्मे से सैराब हो गई हो। वो जी भरकर अपनी मां से गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन अपने सौतेले बाप की मौजूदगी में वो काफी मोहतात थी। वैसे भी वो एक बात खास तौर पर नोट कर रही थी कि उसका सौतेला बाप मुसलसल उस पर नजरें जमाए बैठा था, और ये चीज हिना के लिए बाइसे बेचैनी थी। वो बड़ी बेआरामी सी महसूस कर रही थी। इसी वजह से बार बार पहलू बदलने लगी, और जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो उसने घूर कर अपने सौतेले बाप की तरफ देखा तो वो एकदम अपनी चोरी पकड़े जाने पर अपनी नजरें चुराने लगे। वो उसे बड़ा ही कोई अजीब सा आदमी लगा कि हंसने वाली बात पर भी हंसता नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी संजीदगी छाई रहती थी। उसका सपाट सा चेहरा देखकर उसे शदीद कोफ्त होने लगी थी। अगर उसके बस में होता तो शायद वो फौरन ही उठकर वहां से चल देती, लेकिन अपनी मां की वजह से वो वहां से जाना नहीं चाह रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी कि उस शख्स ने उसकी मां को चलने का इशारा किया, तो हिना की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। वो अपनी मां को रोकना चाहती थी, लेकिन जज्बात की शिद्दत में वो अपनी मां को कुछ भी ना कह पाई। उसकी आंखों के सामने वो शख्स उसकी मां को लेकर चल दिया। अपनी मां से उसका ताल्लुक दिल का दर्द बनता जा रहा था। वो उनके जाने के बाद काफी देर तक रोती रही। नानी कई बार उसे खाने का कहने आ चुकी थी, लेकिन वो हर बार इनकार कर देती। फिर एक दिन नानी ने उसकी मां को स्पेशल फोन करके बुलवाया और कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम कब तक अपनी जवान बेटी को मेरे बूढ़े हाथों में महफूज समझोगी? मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती। कोशिश करो कि इसको अपने साथ ही रखो। मेरे दम का क्या भरोसा, मैं आज हूं कल नहीं, तो फिर इसका क्या बनेगा? इस घर में अकेले रहना तो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए बेहतर है कि तुम इसे अपने साथ रखो, ताकि तुम्हारे शौहर को भी ये पता चले कि ये बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी है। वरना एकदम से जब तुम इसे अपने साथ लेकर जाओगी तो हो सकता है कि वो बिदक जाए। इसीलिए गाहे बगाहे इसे अपने साथ रखो, ताकि वो भी तुम्हारे मसलों को समझे। तो उसकी अम्मी गहरी सोच में डूब गई। वो खुद भी हिना को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन अपने शौहर के मिजाज की वजह से वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। नानी अम्मी को कई बार कह चुकी थी, लेकिन उसकी अम्मी हर बार कुछ करती हूं कहकर अपनी जान छुड़ाकर चली जाती। ऐसे में हिना को लगता कि जैसे वो कोई जीती जागती सांस लेती लड़की नहीं, बल्कि कोई फालतू पुर्जा है कि जिसकी अहमियत ना उसके बाप के घर में है और ना ही उसकी मां की जिंदगी में। लेकिन जब एक रात नानी की डेथ हुई तो अब उसकी अम्मी के लिए उसे साथ रखना एक मजबूरी बन गई। हिना ये बात बहुत अच्छे से समझ गई थी कि अपनी मां के घर रहना कोई इतना आसान नहीं होगा। वो जहनी तौर पर खुद को तैयार करके वहां गई थी, लेकिन जो ही उसके वालिद को यह पता चला कि हिना अपने सौतेले बाप के साथ रह रही है तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने हिना को अपने साथ रखना चाहा, लेकिन उसकी अम्मी न मानी। उन दोनों के दरमियान हिना को लेकर कई बार बातचीत किसी मुमकिन फैसले के बगैर ही खत्म हो गई। तो फिर उसके वालिद इस केस को अदालत में ले गए। वो उस वक्त फकत 19 साल की थी जब पहली बार वो अदालत पहुंची, जहां उसे ये फैसला देना था कि उसे अपने वालिदैन में से किसके साथ रहना है। बुनियादी तौर पर वो अपनी मां के ज्यादा करीब थी, क्योंकि उसके वालिद अक्सर बिजनेस टूर के सिलसिले में बहुत ही कम घर में रहे थे। इसीलिए जहनी और जज्बाती लिहाज से वो उनसे काफी दूरी के फासले पर थी। लेकिन इसके बावजूद मां और बाप दोनों में से किसी एक के साथ रहने का फैसला उसके लिए मुश्किल तरीन फैसला था। अदालत में हर तरफ मर्दो जन का एक हुजूम बरपा था। हर कोई अपने मसाइल की फाइल उठाए परेशान चेहरों के साथ दिखाई दे रहा था। वो उनमें से रास्ता बनाते हुए जब कोर्ट रूम पहुंची तो वहां पर उसके वालिदैन के वकला पहले से मौजूद थे। उसने अपने बाबा को कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। वो चेहरे से काफी थके हुए और परेशान दिखाई दे रहे थे। वो उनके पास जाने ही लगी थी कि उसकी वालदा ने उसका हाथ को पकड़कर जोर से दबाया और आंखों से इशारा किया कि वहां नहीं जाना। तो वो सहम कर वहीं खड़ी हो गई, लेकिन उसकी निगाहें अपने बाबा पर ही जमी हुई थी। फिर वो अपनी मां के साथ एक खाली नशिस्त पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आने वाले फैसले का खौफ और बेयकीनी थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल तरीन दिन था। हालांकि उसकी मां ने घर से चलते हुए उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि उसे अदालत जाकर क्या कहना है, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल मुतमईन नहीं था। वो कुन अखियों से बार बार अपने बाबा की तरफ देखती, जिनसे वो उतना ही प्यार करती थी जितना अपनी मां को चाहती थी। हालांकि उसके वालिदैन 2 साल पहले अलग हो चुके थे, लेकिन हिना अपनी मां के साथ रहने लगी।
लेकिन जब उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली तो उसके वालिद ने उसकी मां से साफ साफ कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे दूसरे शौहर के घर में नहीं रहेगी। मैं ऐसी किसी नामहरम की छत तले नहीं देखना चाहता। हाँ, जब तक तुमने शादी नहीं की थी तो और बात थी, लेकिन अब मेरी खुददारी ये गवारा नहीं करती कि बाप के होते हुए मेरी बेटी अपनी मां के दूसरे शौहर के साथ रहे। तो उसकी अम्मी ने एकदम गुस्से से उसके वालिद को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा दूसरा शौहर रिश्ते में इसका बाप है। तो हिना के वालिद इंतहाई सर्द लहजे में बोले, लेकिन सौतेला बाप, जबकि सगा बाप मौजूद है तो फिर वो किसी और मर्द को बाप का दर्जा दे ही क्यों। तो हिना की वालिदा ने तड़प कर जवाब दिया, मैं इसे आपके पास कैसे छोड़ूं? आप तो कई कई महीने बिजनेस टूर्स में मुल्क से बाहर रहते हैं, तो ऐसे में मेरी बच्ची अपने बाप के होते हुए नौकरों के रहमो करम पर पले, ये कम अज कम मेरी गैरत गवारा नहीं करती। इसीलिए मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। तो उसके वालिद ने कहा, मैं अपने तमाम बिजनेस टूर्स खत्म करने का फैसला कर चुका हूं। बाहर से अपने तमाम कारोबार को वाइंड अप करके पाकिस्तान ले आया हूं, लिहाजा अब तुम्हें यह बात कहने का कोई हक हासिल नहीं। लेकिन उनके दरमियान बात न बन पाई। गुज़िश्ता चंद महीनों से हालात इतने कशीदा हो चुके थे कि मामला अदालत तक जा पहुंचा। उसके वालिद जो कई साल से उससे दूर थे, अचानक हिना से दूरी के तस्वुर ने उन्हें पागल कर डाला था। जबकि मां उसे किसी भी सूरत में अपने से जुदा नहीं करना चाहती थी, अब मसला यह था कि दोनों ही उसे छोड़ने के लिए तैयार न हुए। तो ये मामला अदालत में ले जाना नागुज़ीर हो गया और आज इस मामले का फैसला होना था, जिसमें हिना को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर ले। जज साहिबा ज़ोहरा जबी ने केस की फाइल को खोला तो अदालत में होने वाली चहमगोइयां एकदम खामोशी में ढल गईं। दोनों वकला अपनी जगहों पर तैयार खड़े थे और हिना के वालिदैन एक दूसरे की तरफ सर्द निगाहों से देख रहे थे। हिना, जज साहिबा ज़ोहरा जबी की आवाज ने खामोशी तोड़ी, तुम 19 साल की हो, बालिग हो और इस काबिल हो कि अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद कर सको। आज हम यहां यह फैसला करने के लिए जमा हुए हैं कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। क्या तुमने कोई फैसला किया है? हिना ने हिचकिचाते हुए सर उठाया। उसके दिल में तूफान बरपा हुआ था। वो अपने वालिद से मोहब्बत करती थी, मगर वो उसे कभी समझ नहीं पाए थे। उसकी मां ने हमेशा उसकी परवरिश की, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों तरफ उसे जज्बाती खिंचाव महसूस हो रहा था। हिना की मां के वकील ने उठकर कहा, मेरी मौक्किला, हिना की मां ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं रखी। हिना की तालीम, उसकी सेहत, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा है। ये बात वाज़ेह है कि एक मां ही अपनी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल संवार सकती है। उसके बाद हिना के वालिद के वकील ने दलाइल देना शुरू किए। मेरे मौक्किल हिना के सगे वालिद हैं और नहीं चाहते कि उनकी बेटी सौतेले बाप के घर में रहे। हिना को एक मुस्तहकम माहौल की जरूरत है और उसके वालिद उसे वो सब कुछ फराहम कर सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है। जज साहिबा दोनों तरफ के दलाइल गौर से सुनती रहीं। फिर उन्होंने हिना से कहा, अब यह तुम्हारा फैसला है कि तुम अपने वालिदैन में से किसके साथ जाना चाहती हो। जज साहिबा की बात सुनकर हिना की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं था। मां ने उसकी परवरिश की थी, उसके लिए कुर्बानियां दी थी, मगर उनकी दूसरी शादी ने उनके दरमियान फासले भी पैदा कर दिए थे। दूसरी तरफ उसके वालिद थे जिनसे वो बहुत अरसा दूर रही थी। अब उनके साथ रहने पर वो खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हिना ने फैसला कुन अंदाज में सर उठाया और बोली, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी वालिदा के साथ रहना चाहती हूं। अदालत में खामोशी छा गई। हिना के फैसले पर उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जबकि हिना के वालिद के कंधे इस फैसले से झुक गए। उनके चेहरे पर एक मायूसी की कैफियत थी। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। उनके चेहरे के अजलात में खिंचाव सा था। जज साहिबा ने गहरा सांस लिया और बोली, हिना का फैसला अदालत के सामने है। हम इसके जज्बात का एहतराम करते हैं। अदालत ये फैसला करती है कि हिना अपनी वालिदा के साथ जाएगी। अलबत्ता इसे अपने वालिद से मिलने की मुकम्मल आज़ादी होगी। दोनों वालिदैन को इस फैसले का एहतराम करना होगा और हिना की खुशियों का ख्याल रखना होगा। अदालत बर्खास्त हो गई। हिना ने कुनखियों से अपने वालिद की तरफ देखा, जो अपने वकला से बात करते करते उसकी तरफ गौर से देखते तो वो नजरें चुरा जाती। ये पहला मौका था जब उसने अपने बाबा के दिल के जज्बात को नजदीक से देखा तो उसका दिल कट सा गया, जो उसकी मोहब्बत में अदालत तक पहुंच गए थे। ये बहुत बड़ी बात थी, वरना उसे तो अक्सर अपनी मां की तरफ से यही सुनने को मिला था कि तुम्हारे बाप के सीने में एक दिल की जगह पत्थर फिट है, जिसमें अपने रिश्तों को लेकर
कोई एहसास या जज्बात नहीं है। इसीलिए अगर कोई चीज़ अहम है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। और वो भी अपनी माँ की बातों पर यकीन करने लगी थी, क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर इवेंट में उसके साथ उसकी माँ ही होती थी। और वो हर इवेंट में तकरीबन अपने बाबा को बहुत बुरी तरह से मिस करती थी। खासकर जब कॉलेज में किसी तकरीब या पेरेंट्स मीटिंग में वो दूसरों के वालिद को देखती तो एक कमी का एहसास उसकी आंखों में आंसू बनकर दौड़ने लगता। ये सच है कि उन्होंने उसे घर में हर तरह की सहूलत फराहम कर रखी थी, लेकिन वो तो उनका साथ चाहती थी। और इसी महरूमी ने हिना को मजबूर कर दिया कि वो अपनी माँ के हक में फैसला दे दे। लेकिन जाने क्यों अपने बाप के चेहरे पर फैली हुई परेशानी और दुख देखकर उसे बेचैनी से शुरू हो गई। वो अदालत से सीधा अपनी माँ के साथ चली गई, लेकिन सारे रास्ते वो शदीद परेशान रही। बार बार उसकी आंखों के सामने उसके वालिद का चेहरा आता तो उसकी सांस तेज तेज चलने लगती। लेकिन गाड़ी में बैठकर उसकी माँ उससे बिल्कुल ही लाताल्लुक सी हो गई। एक तरफ वो आलम था कि वो उसे हासिल करने के लिए इतनी स्ट्रगल करके बैठी थी, और दूसरी तरफ हालत ये थी कि वो उनके साथ बैठी थी और वो उससे बिल्कुल ही बेनियाज हो गई। उनका ये रवैया इतना तब्दील क्यों हो गया, ये समझने से वो कासिर थी। उसने कई बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ हूं हाँ में जवाब देकर फिर से गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगती। वो जब अपनी माँ के साथ अपने सौतेले बाप के घर में दाखिल हुई तो उसकी वालिदा ने उसे कहा कि वो कमरे में चली जाए। जाने कि उसे अपनी अम्मी का रवैया काफी अजीब सा लगा, लेकिन वो चुप करके कमरे में चली गई। उसे कमरे में आए तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन इस दौरान उसकी अम्मी ने एक बार भी झांक कर कमरे में नहीं देखा, ना ही उसे रोटी और पानी का पूछा गया। वो शदीद बेचैनी से टहलने लगी कि अचानक उसकी माँ एक प्लेट में उसके लिए सैंडविचेस लेकर आ गई। सॉरी चंदा, मैं जरा मसरूफ हो गई थी, तुम ये सैंडविचेस खाओ, डिनर में भी जरा टाइम है, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने खामोशी से माँ के हाथ से सैंडविचेस वाली प्लेट ले ली और अभी पहला बाइट ही लिया था कि अचानक उसका सौतेला बाप कमरे में दाखिल हुआ और अजीब नजरों से उसके हाथ में पकड़ी प्लेट की तरफ देखकर बोला, ये कौन सा टाइम है सैंडविचेस खाने का? ये बेवक्त के खाने मेरे घर में नहीं चलेंगे, तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए ज़किया। वो उसकी माँ को इंतहाई सख्त नजरों से घूरते हुए बोले तो उसकी माँ ने खिसियाते हुए कहा, दरअसल आज पहला दिन है, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसे सैंडविचेस दे दूं। डिनर में तो अभी काफी टाइम है ना, तो क्या अब ये सैंडविचेस खाने के बाद डिनर भी करेगी? तो सौतेले बाप की बात सुनकर हिना के हाथ से सैंडविच छूटकर प्लेट में जा गिरा। उसे जो शदीद भूख लगी हुई थी वो एकदम से उड़ गई। उसने एकदम से प्लेट अपनी माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अम्मी बस ये ले जाएं, मुझे भूख नहीं है। उस वक्त उसकी माँ की बेबसी देखने के लायक थी। वो शख्स उन दोनों को घूरता हुआ चला गया, लेकिन उसकी माँ भी कमरे में ज्यादा देर उसके सामने खड़ी न रह पाई और मारे शर्मिंदगी के वो भी कमरा छोड़कर चली गई। तब हिना अपना सर पकड़कर बैठ गई। वो तो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई है। ये किस किस्म का शख्स है जो खाने पीने की चीजों पर भी नजर रखता है? न जाने वो आगे क्या कुछ करेगा। ये सोच सोच कर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। और फिर उस घर में आने वाले वक्त ने ये साबित कर दिया कि इस घर में रहने का फैसला उसने गलत कर डाला। वो शदीद पछता रही थी और खुद को एक बंद गली में महसूस करने लगी। चंद दिनों में ही उसे अपने सौतेले बाप के घर में सोने के पिंजरे की कैद लगने लगी। इब्तिदा से ही उसे वो शख्स इंतहाई कीना परवर और बेहिस लगा, और यहां रहकर उसके रवैये ने साबित भी कर डाला कि वो इसी खसलत का मालिक है जिसे दूसरे के एहसासात को हर्ट करना खूब आता है। एक चीज जो उसने उस शख्स के रवैये में महसूस की कि उसे दूसरों को कंट्रोल करने की बहुत आदत थी। वो चाहता था कि हर काम उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक हो। वो हिना के खाने पीने पर तो नजर रखता ही था, अब उसके सोने जागने पर भी उसकी कड़ी निगरानी होने लगी। वो नाश्ते पर अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो वो तंज का मौका हाथ से जाने न देता। अक्सर उसे सुनाते हुए कहता, ये तुम्हारे बिजनेसमैन बाप का किचन नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से चलती हो। ये मेरा घर है और इसमें मेरे ही उसूल चलेंगे। खाना पीना टाइम पर होता है, अगर कोई टाइम पर नहीं आ सकता तो फिर बाद में भी उसे खाने की जरूरत नहीं है। हिना को सुबह सवेरे नाश्ता करने की आदत ही नहीं थी, इसीलिए उठते उठते उसे देर हो जाती। तो ऐसे में वो किचन को ही ताला लगा देता और यूं वो दोपहर के खाने तक भूखी रहती। वो देख रही थी कि उसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान रहने लगी है। वो ना तो खुलकर उसका दिफा कर सकती हैं और ना ही अपने शौहर को समझा सकती, क्योंकि हिना ये बात जान गई थी कि उसका बाप शदीद लड़ाका इंसान है जो मामूली से मामूली बात पर भी
लड़ाई बनाने का फन जानता है। इसी वजह से उसकी माँ अक्सर उस शख्स की बड़ी से बड़ी ज्यादती पर भी खामोश हो जाती। एक दिन हिना को उसके वालिद की तरफ से मनी ऑर्डर मिला तो उसने अपनी माँ को कहा कि उसे कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए बाजार जाना है। तो उसकी बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर एक तजब्जुब सा आया। थोड़ी देर के बाद जब वो उसके इसरार पर उसके साथ बाजार निकलने ही लगी थी कि एकदम से उसके सौतेले बाप ने उनका रास्ता रोक कर कहा कि वो इस वक्त कहाँ जा रही हैं। तो उसकी माँ ने आहिस्ता से कहा, हिना को कुछ जरूरी चीजें लेनी है तो बाजार जा रही हूं, बस आधे घंटे तक आ जाएंगे। लेकिन उसने सख्ती से उन्हें मना कर दिया। खामखा पैसे क्यों जाया कर रही हो, मुझे वैसे भी खवातीन बाजार में घूमती फिरती अच्छी नहीं लगती। तो हिना की वालिदा सर हिलाकर वापस कमरे में चली गई। जबकि हिना को बहुत गुस्सा आया। वो फौरन अपनी माँ के पीछे कमरे में गई और गुस्से से बोली, ये कौन होते हैं मेरे मामलात में दखल देने वाले? ये पैसे उनके नहीं हैं, मेरे अपने हैं, मेरे वालिद ने भेजे हैं, मैं जहां चाहूं इनका इस्तेमाल करूं। तो उसकी वालिदा ने उल्टा हिना को चुप रहने का मशवरा दिया और कहा, तुम्हारी इन बातों से बिला वजह की लड़ाई बन जाएगी, इसीलिए बेहतर है कि अपना मुंह बंद रखो। हिना के लिए ये फजूल किस्म की पाबंदियां तकलीफ दे बन गई थी। मजीद ये कि उसके नाम पर जब भी उसके वालिद पैसे भेजते तो उसका सौतेला बाप हिना से वो पैसे हथिया लेता और इंतहाई ढटाई से कहता कि वो खुद फैसला करेगा कि हिना को कब और कितने पैसे मिलने चाहिए। हिना के लिए अपने सौतेले बाप का ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके वालिद ने तो कभी भी पैसों का हिसाब किताब नहीं रखा था। वो दिन में जितने चाहे पैसे उड़ाए, वो पलटकर कभी भी नहीं पूछते थे। वो इसी लाइफ स्टाइल की आदी भी थी। लेकिन अब तो सूरत हाल ये थी कि उसका सौतेला बाप उस पर 1 रुपया भी खर्च करना पसंद नहीं करता था और जो उसके नाम पर पैसे आते थे वो भी हड़प कर जाता। अब उसे लगने लगा था कि उसने माँ के साथ रहने का जो फैसला किया था वो इंतहाई गलत था। उसे अपनी माँ से भी गिला होने लगा कि जब वो इस शख्स की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी तो फिर उन्होंने क्यों उसे अंधेरे में रखकर यहां अपने साथ रहने पर मजबूर कर डाला। बल्कि उसके सगे बाप की इतनी बुराइयां की कि वो उनसे मुतनफ्फिर हो गई। लेकिन अब यहां कुछ माह रहकर ही उसके दिमाग की खिड़कियां खुल चुकी थी। उसे समझ आ गया कि बुराइयां और दिलजारियां कहते किसे हैं। वो ये सब कुछ अपनी मां की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन जब उसका सौतेला बाप हद से गुजर गया तो उस दिन उसने टूटकर अपने वालिद को याद किया। उस दिन वो घर में अकेली थी। उसकी अम्मी पड़ोस में फौतगी पर गई हुई थी। वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि अचानक उसका सौतेला बाप बिना दस्तक दिए कमरे में आ गया। तो उसे बिल्कुल अच्छा न लगा। वो कमरे में आते ही उसके बेड पर उसके नजदीक आकर बैठ गया और उसके हुस्न की तारीफें करने लगा। तो हिना को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी न लगी। फिर एकदम से उसने हिना का हाथ पकड़ लिया तो वो डर सी गई और एकदम पीछे हटी। उसे अपने सौतेले बाप के अज़ाइम कुछ अच्छे न लगे। उसकी छठी हिस्स अलार्म देने लगी तो वो फौरन ही कमरे के बाथरूम में भागी और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। वो थर थर कांप रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सौतेला बाप इस कदर जलील हरकत करेगा। उसका सौतेला बाप मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देकर उसे बाहर बुला रहा था, लेकिन वो मुसलसल रोए जा रही थी और दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि उसकी मां जल्दी से आ जाए। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके सौतेले बाप ने उसे धमकी दी कि अगर वो चुप न हुई और उसने कोई भी फजूल बात अपनी मां से की तो वो उसे और उसकी मां दोनों को निकालकर बाहर सड़क पर खड़ा कर देगा। और मजीद गुस्से से बोला कि अगर वो इस घर में मजीद रहना चाहती है तो उसे उसकी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। उसे बाथरूम में बंद तकरीबन 5 घंटे हो चुके थे। तभी उसकी मां की आवाज सुनाई दी तो उसने शुक्र के कलमे पढ़ते हुए बाथरूम का दरवाजा खोला। सामने मां को देखकर उसके गले लगकर रोने लगी और उन्हें सारी बात बताई। तो बजाय इसके कि वो उस शख्स से लड़ती, वो बिल्कुल ही खामोश तमाशाई की तरह चुपचाप बैठ गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद उसकी मां अपना घर बचाने के लिए मुंह पर ताले लगा चुकी थी। इस बात का अंदाजा होते ही हिना दुखी हो गई। घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। हिना को लगने लगा था कि वो अपनी मां को हमेशा के लिए खो चुकी है, बल्कि वो अब किसी की बीवी है और उसूलों की पासदारी करना ही उसके लिए अहम है। हिना पहले से भी ज्यादा खुद को तन्हा महसूस करने लगी और साथ ही साथ उसे अपनी इज्जत का खतरा भी लाहक हो गया। वो नफ्सियाती तौर पर भी शदीद दबाव का शिकार हो गई थी। उसके दिल में हर वक्त खौफ और बेचैनी रहने लगी थी। हर दिन उसे ऐसा महसूस होता कि वो किसी जंग में है जहां उसे मुसलसल लड़ना और अपने आप को बचाना है। उसका हर दिन एक नया इम्तिहान था और वो अपनी जिंदगी के इस दौर में शदीद मायूसी का शिकार हो चुकी थी। बिलाखिर उसने एक फैसला लिया
और अपनी मां को बताया कि वो उसके घर में अब मजीद नहीं रह सकती, जहां पल पल उसे अब अपनी इज्जत का भी खतरा है। वो अपने बाबा के पास जाना चाहती है। तो उसकी मां ने उसे कहा, अगर तुम इस घर की दहलीज पार करके अपने बाबा के पास जाओगी तो फिर कभी भी इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। लिहाजा बहुत सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि तुमने यहां रहकर देख ही लिया है कि मेरी इस घर में कितनी चलती है। उसने अपनी मां की बात को बेहद गौर से सुना, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रही और अपने वालिद को फोन करके आगाह किया कि वो उनके पास आना चाहती है। तो उसकी बात सुनकर वो बेहद खुश हुए और उन्होंने कहा वो तैयारी करे, वो अपने मुलाजिम को गाड़ी देकर भेज रहे हैं, वो फौरन उसमें बैठकर आ जाए। उसने फटाफट अपने कपड़े बैग में डाले। मां से मिलते हुए उसका दिल भारी हो रहा था, लेकिन वो फटाफट उनसे मिलकर घर से बाहर आ गई। वो नहीं चाहती थी कि जाते समय उसकी नजर अपने सौतेले बाप पर पड़े। थोड़ी ही देर में उसके वालिद का एक खास दस्तेरास्त और वफादार मुलाजिम साजिद गाड़ी लेकर मुकर्रर टाइम पर आन पहुंचा। वो जब अपने सौतेले बाप के घर से निकली तो जज्बाती तौर पर बुरी तरह टूट फूट चुकी थी। वो इतनी बेबस तो अदालत में फैसला करते वक्त भी नहीं हुई थी, जितनी बेबसी उसे अपनी मां को छोड़ते हुए हो रही थी। उसे लगता था कि जैसे उसने अपनी मां का साथ हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। वो गाड़ी में बैठते ही रोने लगी कि अचानक साजिद ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर तशवीश से पूछा, आपको कोई मसला तो नहीं है? तो उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर जब सामने देखा तो उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गईं। वो उसके वालिद का मुलाजिम था या कोई हॉलीवुड का हीरो। सफेद रंगत पर हल्की हल्की दाढ़ी और कांचरी आंखें देखकर वो गड़बड़ा सी गई। उसने टिश्यू पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो गैर इरादी तौर पर हिना ने वो टिश्यू ले लिया। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और खामोशी से ड्राइव करने लगा। वो आधे घंटे के अंदर अंदर अपने वालिद हसन के घर वापस आ गई। वालिद पर नजर पड़ते ही वो बेहद परेशान हो गई। उसके वालिद पहले से बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार दिखाई दे रहे थे। वो काफी देर उसे खुद से लिपटाए रोते रहे। फिर उन्होंने वो सवाल कर डाला जिससे हिना बचने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने पूछा कि वो वहां से क्यों आई है, जबकि वहां रहने का फैसला भी उसका अपना था, तो उसने असली बात छुपा ली, क्योंकि इसमें उसकी मां की इज्जत जाने का खदशा भी था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी मां पर कोई हर्फ आए। इसीलिए उसने बात बनाते हुए कहा कि बस मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं यहां आ गई, अब मैं यहीं रहूंगी। उसके वालिद उसे गौर से देखते रहे, लेकिन फिर कुछ न बोले। यहां रहते हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसे यह एहसास हो गया कि अपने सगे बाप के घर में भी उसकी जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके वालिद को कैंसर है और उनके पास गिनती के चंद ही दिन रह गए हैं और फिर वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएगी, तो इस एहसास तले वो रोने लगी। उसके वालिद ने कहा कि वो उसके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए उसका निकाह साजिद से करना चाहते हैं। अपने वालिद की बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या उसकी जिंदगी का इतना बुरा मोड़ आ गया है कि अब उसका निकाह एक मुलाजिम से किया जाएगा। हसन का यह फैसला हिना के लिए एक और धचका साबित हुआ था, जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हिना को यह रिश्ता अपने लिए बिल्कुल ही बेजोड़ लगा था। उसे साजिद कहीं से भी उसके काबिल नहीं लग रहा था कि वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे। वो एक बिजनेसमैन की बेटी थी, उसके वालिद का एक मुलाजिम था, और मुलाजिम तो मुलाजिम ही होते हैं, उन्हें कभी भी सर का ताज तो नहीं बनाया जा सकता। वैसे भी वो अपना जीवन साथी खुद चुनना चाहती थी, जो कि उसकी तरह हाई क्लास से ताल्लुक रखता हो, ना कि एक मुलाजिम जो उसके वालिद के घर के कामकाज करता था। जब से उसके वालिद ने साजिद के हवाले से उससे बात की थी, उस वक्त से ही उसे साजिद बुरा लगने लगा था। और फिर अपनी वफात से 2 दिन पहले उन्होंने हिना का निकाह साजिद से कर दिया। हिना अपने वालिद की बीमारी के पेश नजर इनकार भी न कर पाई, लेकिन इस बंधन में बंधकर हिना और साजिद के दरमियान तलखियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। हिना ने अपने वालिद के कहने पर साजिद से निकाह तो कर लिया था, मगर उसे दिल से कबूल करने में हिचकिचा रही थी। उसकी अना साजिद को बराबरी का मुस्तहिक समझने में आड़े आने लगी, जबकि साजिद हर मुमकिन कोशिश करता रहा कि हिना को खुश रखे। साजिद से शादी के बाद हिना ने उसे साफ साफ बता दिया कि उसकी हैसियत फकत एक मुलाजिम की सी है, इससे ज्यादा का वो खुद को हकदार न समझे। साजिद ने चुपचाप हिना की सारी बात सुनी और खामोश हो गया। वो दिल ही दिल में हिना से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, लेकिन वो ये बात जानता था
कि उन दोनों के स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। वो हमेशा उसका हर हुक्म मानता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। दूसरी तरफ हिना भी अपने दिल में साजिद की मोहब्बत और वफादारी को महसूस तो कर रही थी, लेकिन उसका दिल ये तस्लीम नहीं करता था कि वो साजिद के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। जब भी वो साजिद को देखती, उसे अपने वालिद का फैसला याद आता और वो खुद को बेबस और पाबंद महसूस करती। हिना के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि उसकी सोसाइटी और दोस्त अहबाब साजिद को एक मामूली मुलाजिम समझते थे। वो खुद भी समाजी दबाव और लोगों की बातों से मुतासिर थी। हिना को यह खौफ सताता रहता कि अगर वो साजिद के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगी तो लोग क्या कहेंगे। उसके दिल में हमेशा यह एहसास रहता कि लोग उसके पीठ पीछे बातें करते होंगे, और इसी सोच ने उसके और साजिद के रिश्ते में मजीद दूरियां पैदा कर दी। उसकी सहेलियां अक्सर उसके मुंह पर उसका मजाक उड़ाने लगी और ये बातें उसे अंदर से मजीद कमजोर और बेबस बना देती। वो सोचती थी कि ऐसी सूरत में वो साजिद के साथ रहकर खुशगवार जिंदगी कैसे गुजार सकती है, या फिर उसे अपने लिए कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। वो अंदरूनी तौर पर कशमकश का शिकार होने लगी। साजिद की इस कदर मोहब्बत और खिदमत के बावजूद हिना उसे एक मुलाजिम की तरह ही ट्रीट करती रही। उसे कहीं भी जाना होता तो वो साजिद को ड्राइवर के तौर पर लेकर जाती, और वह ऐसा जानबूझकर उसे अजियत देने के लिए करती ताकि वो अपना मकाम न भूल सके। उस रात भी वो साजिद को ड्राइवर बनाकर अपनी हाई फाई सोसाइटी की पार्टी में ले गई। साजिद तो एक कोने में जाकर बैठ गया, लेकिन वो किसी तितली की तरह पार्टी में घूमने फिरने लगी। उस पार्टी में डांस फ्लोर भी था जहां पर कपल्स डांस कर रहे थे। साजिद वहां देखने से गुरेज कर रहा था कि अचानक उसे एक जोरदार कहकहा सुनाई दिया, तो उसने निगाह उठाकर देखा तो हिना किसी गैर मर्द की बाहों में उस डांस फ्लोर की तरफ जा रही थी। डांस फ्लोर पर पहुंचकर उस मर्द ने हिना से इसरार किया कि वो भी उसके साथ रक्स करे, लेकिन हिना उसे मुसलसल इनकार करती चली गई। लेकिन वो मर्द जबरदस्ती पर उतर आया तो मजबूरन हिना उसके साथ नाचने लगी, लेकिन उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो इस सारे मामले में खुश नहीं है। साजिद को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से उठा और उसने हिना का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर से नीचे ले आया। इससे पहले कि हिना उसे अपना हाथ छुड़वाती, वो उसे जबरदस्ती हाथ से पकड़कर गाड़ी तक लाया और इंतहाई गुस्से से कहा, फौरन गाड़ी में बैठो। हिना ने कभी उसको इतने गुस्से में नहीं देखा था, तो वो डर सी गई और फौरन गाड़ी में बैठ गई। जब वो घर पहुंचे तो उसने हिना की साइड वाला दरवाजा खोला और उसे बाजू से खींचता हुआ अंदर ले गया। तब हिना ने चीख कर उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा बाजू। और अपना बाजू उसने एक झटके से उसके हाथ से छुड़ाया तो साजिद ने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, तुम मेरे निकाह में हो और मैं कोई इतना बेगैरत मर्द नहीं हूं कि तुम्हें इतनी आजादी दूं कि तुम गैर मर्दों की बाहों में रक्स करती फिरो। तो हिना ने गुस्से में जवाब दिया, तुम मेरे मुलाजिम हो, तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे सवाल कर रहे हो। उसकी बात सुनकर साजिद को बेपनाह गुस्सा आया और उसने हिना को बेड की तरफ धकेला। इससे पहले कि हिना चीखती, साजिद उस पर हावी हो चुका था। वो सहम कर एकदम रोने लगी तो उसके आंसू देखकर साजिद एकदम से नरम पड़ गया और आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हारा शौहर हूं, चाहूं तो जबरदस्ती अपना हक वसूल कर सकता हूं, लेकिन मेरी मां ने मुझे औरत की इज्जत करना सिखाया है और तुम तो मेरी बीवी हो। तुम्हें बेबस करके अपना फायदा मैं कभी भी हासिल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन याद रखो कि मेरी भी एक हद है। मेरी गैरत ये सब गवारा नहीं करती, इसलिए जब तक मैं यहां हूं तब तक इस तरह की एक्टिविटीज से दूर रहो। वो बिस्तर से उठकर सामने कुर्सी पर बैठ गया तो हिना सुख का सांस लेते हुए फौरन बिस्तर से नीचे उतर आई और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली, अब तुम यहां से जा सकते हो। तो वो एकदम उठकर खड़ा हो गया और आहिस्ता से बोला, मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, सिर्फ कुछ दिनों तक मुझे बर्दाश्त कर लो। तो वो उसकी तरफ हैरत से देखकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। तो वो बोला, हसन साहब ने अपनी जायदाद आधी तुम्हारे और आधी मेरे नाम की है, जबकि मैं ये समझता हूं कि इस जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं है, ये तुम्हें ही मिलनी चाहिए ताकि तुम आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सको। मैंने वकील से कह दिया है कि तुम्हारे नाम के कागजात बना दें। जिस दिन ये जायदाद तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो गई मैं यहां से चला जाऊंगा, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक इस नाम निहाद रिश्ते से भी तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि रिश्ते तो हमेशा दिलों से बांधे जाते हैं। जोर जबरदस्ती से सारी जिंदगी आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो उसकी बात सुनकर हिना बेहद हैरान हुई। फिर वो उठकर जाने लगा
तो पलटकर उसकी तरफ देखकर बोला, अगर आज के बाद ऐसे फंक्शंस अटेंड करने हों तो कोशिश करो मुझे साथ मत ले जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है तुम्हें किसी के साथ बात करते देखना भी मेरे लिए मुहाल हो जाता है। वो ये बात कहकर फौरन बाहर निकल गया, जबकि हिना किसी पत्थर के मुजस्मे में ढल गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसके कानों ने सुना है वो अब तक की जिंदगी से काफी मुख्तलिफ है। उसे साजिद की किसी बात का यकीन ना आया तो वो अगले दिन चुपके से अपने फैमिली वकील से मिली और अपने बाबा की वसीयत के हवाले से पूछा। तब उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई जब वकील ने बताया कि आधी जायदाद साजिद के नाम है। तो वो हैरान रह गई कि वो इतनी बड़ी बात से कैसे लाइल्म थी। अगर साजिद ना बताता तो शायद उसे पता भी न चलता, और शायद यही वो लम्हा था जब हिना की सोच का जाविया साजिद को लेकर बिल्कुल बदल गया। उसे अब अपने बाबा का फैसला समझ आने लगा था कि अगर साजिद चाहता तो इस बात का तस्करा ही न करता, बल्कि उल्टा उस पर धौंस जमाता, लेकिन उसकी जगह अपने हिस्से की जायदाद से दस्तबरदारी का ऐलान कर डाला। ऐसा भला कौन करता है? वो सोच में पड़ गई। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वसीयत के मुताबिक साजिद के नाम जायदाद मुंतकिल हो गई, तो उसने उसी दिन अपना हिस्सा हिना के नाम कर दिया और पेपर्स लाकर हिना के हवाले कर दिए। हिना हक्का बक्का रह गई कि ये किस किस्म का इंसान है कि अपने हाथ आई हुई दौलत उसने ठुकरा दी और फिर खामोशी से अपने क्वार्टर चला गया, क्योंकि शादी के बाद भी हिना ने उसको कहा था कि तुम जिस तरह पहले क्वार्टर में रहते थे अब भी वैसे ही रहोगे। तो वो बिला चूंचरा किए वहीं पर रहने लगा था। हिना अब तक हवास बाख्ता उन पेपर्स को लिए खड़ी थी कि तभी साजिद एक बैग उठाए उसके पास आया और बोला, मुझे इजाजत दो, मैं अब यहां से जा रहा हूं। बस इस जायदाद की मुंतकली के लिए यहां रुका हुआ था। अब वो काम हो गया है तो मेरा यहां रहने का कोई मकसद नहीं है। रह गई तलाक तो वो मैं आपको भिजवा दूंगा, आप उसकी फिक्र मत करें। आप बहुत जल्द इस बेनाम रिश्ते से भी आज़ाद हो जाएंगी। बस मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपनी बीमार माँ का थोड़ा सा इलाज मुआवजा करवा लूँ। उसके बाद ये मामला भी खुश असलूबी के साथ तय हो जाएगा। ये कहकर वो जूं ही बाहर निकलने लगा तो हिना एकदम जैसे होश में आ गई और उसने साजिद को जोर से पुकारा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो साजिद ने हैरत से पलट कर देखा कि कहाँ वो उसे तुम कहकर पुकारती थी और अब उसे आप कहकर बुला रही है। मैं गांव जा रहा हूं, अपनी अम्मी के पास। वो बहुत बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। तो क्या आप अकेले जाएंगे? उसकी बात सुनकर साजिद परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। जी जाहिर है अकेले ही जाऊंगा। क्यों, मैं आपकी कुछ नहीं लगती क्या? हिना की बात पर साजिद गड़बड़ा सा गया। मैं आपकी बात नहीं समझा, आप कहना क्या चाह रही हैं? तो हिना छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके करीब आई और आहिस्ता से बोली, सारे फैसले आपने खुद ही कर लिए, किसी एक फैसले में भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं आपको छोड़ना भी चाहती हूं या नहीं। कम से कम ये फैसला करने का हक तो आपको नहीं है। साजिद उसकी बात सुनकर टूटे हुए लहजे में बोला, हिना, मैं बहुत सीधा साधा सा लड़का हूं, मुझे ये गुंजल बातें समझ नहीं आती। आप कहना क्या चाहती हैं? तो वो मुस्कुराकर बोली, मैं सारी जिंदगी के लिए आपका साथ चाहती हूं। क्या आपको मंजूर है? मुझे कोई खुला नहीं चाहिए। तो वह हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। और हां, अब आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी माँ जी की खिदमत के लिए जाऊंगी। हिना की बात सुनकर साजिद की काचरी आंखें खुशी के आंसुओं से लबरेज हो गईं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।